भारत की राजनीति में इस वक्त एक शब्द बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है और वो आप लगातार देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। वो शब्द है गारंटी। बिल्कुल ठीक कहा निधि आपने। हर राज्य में अलग अलग गारंटी है, हर पार्टी के पास अपनी अपनी गारंटी है। जी हाँ, लेकिन पिछले चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि सबकी गारंटी एक तरफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी एक तरफ। तो चलिए आज अब उसी गारंटी पर बात करने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं देश के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता धर्मेंद्र प्रधान जी को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी का, क्योंकि ये सेशन धमाकेदार होने वाला है, इस बात की भी पूरी गारंटी है। मैं मंच पर अपने सहयोगी समीर को इनवाइट करना चाहूंगी, वो सेशन को मॉडरेट करें। धर्मेंद्र जी, जोरदार तालियां हो जाएं। तालियां बजती रहनी चाहिए। तो मोदी सरकार का एक बड़ा चेहरा देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो आपको उज्ज्वला मैन कहा जा रहा था। इस बार आप भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। आपके कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता आपको संकट मोचक कह रहे हैं। आपको कौन सा नाम, कौन सी भूमिका ज्यादा पसंद है? मेरा नाम धर्मेंद्र प्रधान है, मैं उतना ही सीमित रहना चाहता हूँ जी, उससे आगे कुछ नहीं। अच्छा, इस बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नारे लगा रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है। धर्मेंद्र प्रधान के लिए, आपके लिए मोदी की गारंटी क्या है? देखिए, कभी भी भारत जैसे बड़े प्रजातंत्र की सेवा करने का किसी को भी अवसर मिलता है, सबके मन में ये इच्छा रहती है, दायित्व रहता है, कर्तव्य बोध रहता है कि मैं कैसे कुछ बुनियादी व्यवस्थाओं को सुधारूं और लोगों की जिंदगी को आसान करूं। मैं पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यकाल रहा, उससे सबसे बड़ा लाभार्थी बने देश की वंचित वर्ग, देश की गरीब लोग, देश की विकास की सीढ़ी में, विकास की इंडेक्स में जो नीचे पाए, बॉटम ऑफ द पिरामिड जो थे, वो आज मोदी गारंटी के कारण ऊपर जा रहे हैं। पिछले ही 10 साल के प्रयास से 25 करोड़ लोग दारिद्र्यता की सीमा रेखा से उठ के ऊपर गए हैं। उनकी जिंदगी आसानी की ओर बढ़ा है। आसान हो गया नहीं कहूंगा मैं, आसानी की ओर बढ़ा है। पिछले 75 साल की अवधि में इतने बड़े क्वांटम जंप शायद किसी कालखंड में ऐसे नहीं हुआ था। मैं सबसे बड़ा गारंटी मानता हूं, सबसे बड़ा उपलब्धि मानता हूं, थोड़ा बहुत संतोष भी है कि ये एक मौलिक पैराडिम शिफ्ट, ढांचागत परिवर्तन मोदी जी के कार्यकाल में देश की जनता के लिए, वंचित वर्गों के लिए कर लिया गया। इसी सारे वायदे को 2013-14 में प्रधानमंत्री जी देश के सामने घूम घूम के कहे थे। आज संतोष की विषय है, ये सब पूरा होते हुए दिख रहा है। तो इस बार लोकसभा चुनावों में 400 सीटों की गारंटी है? तो लक्ष्य तो हमारा वही है। हाँ। एनडीए की 400 पार करना ही है, यही हम सबके लक्ष्य है। हमारे पास सारे पूरी जनता की मन बन गई है उस दिशा में, सब उस मूड पे जा रहे हैं। अच्छा, ये बीजेपी के पास, आपकी सरकार के पास इतनी ढेर सारी लाभार्थी योजनाएं हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया, ऐसे वादों की लिस्ट है जो कि पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी मोदी के नाम पर चुनाव हर बार क्यों लड़ना पड़ता है? नहीं, स्वाभाविक। हमारी देखिए, हमारी पूरा सभ्यता को देखिए। आप कहोगे कि भाई रामायण की क्यों मूल चरित्र राम ही रहे, महाभारत की मूल चरित्र श्री कृष्ण भगवान क्यों रहे, अर्जुन क्यों रहे? कोई भी एक घटना प्रवाह में कोई एक पात्र रहते हैं, कोई चरित्र रहते हैं। आज ये जो भारत की मोमेंटम बन रही है, इस भारत की क्षण में, मैं इसको बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, दुनिया के अंदर एक इंडिया मोमेंट आई है, मोमेंटम पकड़ी है। उसकी स्वाभाविक नेता और इनकी दृष्टि की हकदार देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए कैप्टन तो कैप्टन ही होता है ना।
11 लोग क्रिकेट में खेलते हैं जी। लेकिन कैप्टन की जिम्मेदारी अलग रहती है। उन्हीं के नाम पे उनकी नेतृत्व का स्वीकृति होती है, भरोसा होती है। एक गारंटी धर्मेंद्र प्रधान जी आप ओडिशा में भी दे रहे हैं, 15 सीटों की गारंटी। तो ये गारंटी इस वजह से है क्या क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान खुद इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं ओडिशा से? नहीं, देखिए पिछले बार भी हम लोग 8 सीट जीत चुके हैं और 8 से उससे ऊपर जाना ही है। मैं सदैव कहा हूं, पिछले 10 साल में मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग उड़ीसा की वोटर्स में, हमारी पक्ष विपक्ष कोई भी लोग असेसमेंट करे, प्रधानमंत्री की मिनिमम 75 से 90% तक लोगों की पसंद उड़ीसा की सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। स्वाभाविक इस बार इसकी सीटों में, पिछले बार हम लोगों ने एकदम अल्प मतों में 3 सीट को हारे थे। पिछले बार भी हमने 50% की ज्यादा सीट जीतने वाले थे, हम लोग 40-45% तक जीते सीटों में से जी। इस बार हम लोग एक बहुत बड़ी जंप करेंगे। इसमें तो ये दीवार में लिखा हुआ दिख रहा है। उसमें एक सीट आपकी भी होगी। मेरे को अगर पार्टी अनुमति देगी निश्चित रूप में मैं सौभाग्यशाली रहूंगा इस मोमेंट की हिस्सेदारी करने के लिए। उनकी उस आनंद की क्षण मेरे साथ भी जुड़ेगा। मैं आपको लगातार देख रहा हूं, ओडिशा में आप अच्छा खासा समय व्यतीत कर रहे हैं। आज इस मंच से क्या ऐलान करना चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा की किस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार? नहीं, ये मेरे पार्टी की दायित्व है। मैं कौन होता हूं? मैं तो कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो तय करेगी मैं वही करने वाला हूं। अच्छा, गारंटी का जिक्र हो रहा है तो एक गारंटी राहुल गांधी भी दे रहे हैं। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसान लगातार जब सड़कों पर नजर आए और उन्होंने डिमांड्स की, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की, तो राहुल गांधी ने यह कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम देंगे एमएसपी पर कानूनी गारंटी। राहुल गांधी को कोई गंभीरता से इस देश में लेता ही नहीं है, इसलिए मैं भी उन विषय में बहुत रिएक्ट नहीं करना चाहता हूं। बोलने के लिए कोई भी बोलबोला बात कह सकता है, लेकिन उनकी पार्टी वाले जब उनको सीरियसली लेते नहीं है, अभी जनता कैसे सीरियस लेगी? पिछले 2 चुनाव में जनता ने अपना एक अभिमत दिया है, इस बार उससे और खराब स्थिति होगा उनकी। तो ये एमएसपी पर कानूनी गारंटी, इसको आप सीरियसली नहीं लेते? इसमें उनकी बातों को मैं उनकी बातों को पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमने पिछले 5 साल में जितने बैंक खाते में 6,000 रुपया पर किसान हमने उपलब्ध कराया आजादी के उपरांत किसानों को जी। ये कोई एमएसपी नहीं है, ये सीधा सीधा कैश बेनिफिट किसानों की है। मैं कभी उड़ीसा धान उत्पादन करने वाला राज्य है। जी जी। मैं 4 से 14 की एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था। 4 से 14 उड़ीसा में 300-350 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी की गई है, जिसकी मूल्य लगभग 35,000 करोड़ रुपया होगा। पिछले 10 साल में यह 650 लाख मेट्रिक टन खरीदा गया है, डबल, लगभग डबल जी। उसकी मूल्य 1,08,000 करोड़ रुपया हुए। उड़ीसा के किसानों को पिछले 10 साल में एमएसपी में धान में ही केवल 1,08,000 करोड़ रुपया की लाभ दिया गया उड़ीसा में। ऑल इंडिया चित्र अलग बात होगी और बड़ा होगी। पिछले आज किसान क्रेडिट कार्ड ना केवल किसानों को मिलता है, गेहूं धान उत्पादन करने वाले किसानों को मिलता है, दलहन उत्पादन करने वाले किसानों को मिलता है, मछुआरों को मिलता है, पशुपालकों को मिलता है। आज ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी एमएसपी दिया जाता है। आज माइक्रो प्रायोरिटी की लोन, मुद्रा हो, स्वनिधि हो या कृषि ऋण हो, ये रिकॉर्ड अमाउंट की लोन जिसकी ब्याज बहुत ही नगण्य है, आज गांव में शहरों की गरीबों में दिया जा रहा है। इसलिए कुछ भी कोई बात कहे, पिछले 10 साल की इस प्रकार की अनेक गारंटी को लोगों ने लाभ लिया है, अनुभव किया है। इसीलिए एक नई रिश्ता बनी है प्रधानमंत्री जी के साथ देश के लोगों की। बाकी जो लोग उनको जो सह नहीं पाते हैं, जो इंटॉलरेंट है, ये लोग इस प्रकार की बेबुनियादी बात, क्योंकि उनके हाथ में तो
पीढ़ी दर पीढ़ी शासन रहा जी। उनके खानदान में कई बार प्रधानमंत्री तो रहा, रिमोट में भी रहा, उन्होंने क्यों नहीं किया उस समय में उस सारे काम को? जो रहते हुए काम नहीं किया, अभी नहीं रहते हुए उसको सिर्फ दिखावे के लिए बोलने में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। लेकिन राहुल गांधी एक और गारंटी दे रहे हैं आरक्षण की। वो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आई सत्ता में तो ये जो 50% आरक्षण की सीमा है इसे उखाड़ कर फेंक देंगे। देखिए ये फिर देखो, राहुल गांधी जी मूल तक उनकी कुछ फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है। देश की मूल उन्होंने जब सत्ता में रहे उस समय में क्या किए, जिन राज्यों में अभी अभी वो सत्ता में थे, अभी अभी कर्नाटक में वो जीते हैं, वो कहें पहले कर्नाटक में क्या सदाशिव कमीशन, सदाशिव आयोग की रिकमेंडेशन को वो पालन करने वाले हैं क्या? चुनाव में कुछ कह के आए थे अभी जिसमें वो जीते हैं, क्या उसमें वो पालन कर रहे हैं? कहना कुछ करना कुछ, यह कांग्रेस की बुनियाद में रही है। ओबीसी आरक्षण के बारे में बहुत बोलते हैं। उन्हीं की सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक चिट्ठी को आरक्षण के संबंध में अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कोट किया था। कैसे जवाहरलाल जी आरक्षण की बुनियादी व्यवस्था की विरोधी हैं जी। जो संविधान में सुरक्षा मिली है आरक्षण, उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने आज ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए उसको विरोध किए थे, नापसंद किए थे। राहुल जी के जो पूज्य पिताजी रहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जब वीपी सिंह जी के कार्यकाल में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया जी, उस समय में राजीव गांधी जी ने लोकसभा में क्या भाषण दिया था, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डोमेन में है। ये दोनों दस्तावेज को पहले राहुल गांधी ठीक से पढ़ ले, पढ़ने के बाद कुछ बोलते तो उनकी नैतिकता बनती। कोई उनके साथ आज जो सलाहकार है, कुछ सलाहकार अरविंद केजरीवाल जी से निराशा होके उनके पास चले गए, गलत सलत लिखा के पढ़ा देते हैं, उसी को बोलते हैं, तो जग हसाई हो रहा है, लोग उनको बहुत सीरियसली लेते नहीं है। आप थोड़ा बहुत क्यों ले रहे हो, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। नहीं, हम तो बात कर रहे हैं मोदी की गारंटी की। 400 सीटों की गारंटी का दावा बीजेपी कर रही है, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो किस तरह के दावे कर रही हैं, वो क्या गारंटी दे रही हैं, तो तभी तो मुकाबला जो है वो जनता को समझ में आएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जातिगत जनगणना का। एक और गारंटी उनकी तरफ से आई जातिगत जनगणना को लेकर कि हम आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे। बिहार में आपकी पार्टी इस डिमांड के साथ नजर आती है, लेकिन बाकी राज्यों में बीजेपी चुप्पी साध लेती है, ऐसा क्यों? देखिए, एक बिहार में, बिहार का नाम आपने लिया, एक बिहार में कहावत है, काठ की हांडी को बार बार आप चढ़ा नहीं सकते, वो एक बार चढ़ाओगे। हाँ। ये राहुल गांधी की कंपनी जो मूलतः देश की गरीब विरोधी है, इनको कौन मना किया था कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित करने में? उनकी तो सरकार उन्होंने तोड़ दिया था। जिन्होंने पिछड़ों के बारे में आरक्षण की बिहार में व्यवस्था शुरू की है, सरकार किसकी थी? 60 के दशक में कर्पूरी ठाकुर जी की नेतृत्व में सरकार थी, उसमें जनसंघ हिस्सेदारी रखा था। 77 में जनसंघ की हिस्से से लोग कैलाशपति जी के नेतृत्व में वहां सरकार की हिस्सा थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर, एनडीए की बिहार की गठबंधन की सरकार के अंदर अति पिछड़ों के एनेक्सर 1 लिस्ट बना जी। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे। एनेक्सर 1 की कल्पना, अति पिछड़ों की कल्पना एक संवैधानिक नीति सरकारी व्यवस्था में डाला गया। हमने सब किया है, अनेक राज्यों में किया है, ओबीसी नेतृत्व खड़ा किया है। आज तो जाति भारत में प्रधानमंत्री जी के हिसाब से 4 है। गरीबी एक जाति है, सबको मिलकर लड़ना चाहिए गरीबी की खिलाफ और गरीबों को बाहर लाने के लिए। आज एक जाति है महिला, ये आज भारत में महिला नेतृत्व की विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट की कल्पना मोदी जी के समय में हो रही है। आज युवाओं की आकांक्षा पूरा करने के लिए आज अनेकों कार्यक्रम किया जा रहा है। मोदी जी ने कहा ये एक चौथा जाति है जी। 5वां जाति है हमारी अन्नदाता। अन्नदाता की मेहनत से ही आज भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती आई है, ग्रामीण अर्थनीति में एक गति आई है। ये आज 21वीं सदी की इसी दशक में
यही 4 जाति है, उसी पे फोकस करना आपने चाहिए। इन 4 जातियों का जिक्र किया। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी की जाति से नहीं आते, ओबीसी जाति से नहीं आते, क्योंकि उनका जन्म ओबीसी जात में नहीं हुआ। साल 2000 में उनकी जाति को ओबीसी में शामिल किया गया, तो वो क्या समझेंगे ओबीसी का दर्द? ओबीसी, राहुल गांधी जी की पढ़ाई ठीक नहीं है। वो पढ़ाई करके पहले आए, क्या क्या बोल लेते हैं। हाँ। कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, जो कुछ कहावत में लिख के दे देता है उसी को बोल देते हैं। एक हमारी कहावत है, हमारी वहाँ देहाती कहावत है, पढ़ाई कम बैग का साइज ज्यादा है, बस्तानी बड़ा है। गांव में हमारी तरफ जो स्कूल बैग को बस्तानी कहते हैं। पढ़ाई कम बस्तानी बड़ा है राहुल गांधी जी का, इसलिए उनको बहुत कुछ ध्यान में नहीं रहता क्या कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आर्टिकल 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, यूसीसी के प्रारूप भी सामने आने लगे, उत्तराखंड में यूसीसी बिल भी पास हो गया। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी आखिर अब किस एजेंडे पर काम करेगी? कौन सा वादा आने वाले वक्त में आपके घोषणा पत्र में होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा बहुत स्पष्ट है। सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास, सभी के लिए प्रयास करना। जब तक भारत की हर एक घर में आधुनिक और बुनियादी व्यवस्था नहीं पहुंच जाता है, हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है। लोगों की रोजी रोटी, घर, कपड़े, सम्मान की जिंदगी, एक कल्याणकारी व्यवस्था की जिम्मेवारी होती है। भारतीय जनता पार्टी उस व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। 14 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार देश की महिला, युवा, गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़ों के लिए समर्पित रहेगा, उनकी एम्पावरमेंट के लिए समर्पित रहेगा। आज तो 3 करोड़ लखपति दीदी की कल्पना हो रही है। नमो ड्रोन दीदी के नाम पे ड्रोन को एक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में 50 है, उनमें से भारत में 19 हो चुका है। इसकी संख्या और कैसे बढ़ेगा? आधार हो, आभा हो, अपार हो, लोगों की जिंदगी को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के कैसे आसान बनाया जाए, लोगों की सशक्तिकरण हो, एम्पावरमेंट हो, यही भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा है। सिर्फ 370 राम मंदिर तो आस्था का विषय था, कुछ प्रशासनिक व्यवस्था तो हो गया है, लेकिन जब तक 2047 में भारत को विकसित बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा है, ये देश की एजेंडा है। लोगों की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना, सोशल एम्पावरमेंट करना, सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा करना, ये हमारी एजेंडा है। एक, क्योंकि हम बड़े एजेंडास की बात कर रहे हैं कि सरकार का आने वाले वक्त में एजेंडा क्या होगा, एक वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो है, इस पर काफी काम भी हो रहा है, होता हुआ हम देख रहे हैं, एक समिति बन चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन का जहां तक सवाल है, संविधान के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि भाई इसके लिए 3/4 बहुमत की जरूरत है, और अभी अगर मौजूदा स्ट्रेंथ की बात कर लें तो 539, उसके हिसाब से 3/4 यानी 404 होता है। दूसरी तरफ आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस बार 400 सीटों की गारंटी है, 400 सीटें आनी है, तो क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा अगर आपकी सरकार आई तो? निश्चित रूप में बढ़ेगी, बढ़नी भी चाहिए, बढ़ेगा। तो चुनाव अगर अलग अलग समय में देश में होता है, आधे समय तो विकास के काम सब बाधक हो जाता है। आचार संहिता के नाम पे विकास की काम ठप हो जाती है। देश इसको इंतजार नहीं करनी चाहिए। देश की नागरिकों को, देश की नई पीढ़ी को विकास की रफ्तार और तेजी से मिलनी चाहिए, उसको गति और मिलनी चाहिए। इसलिए जो जो प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है, शुरू में तो एक देश में एक ही चुनाव की परंपरा था। 50 के दशकों में जब पहला चुनाव हुआ तो यूनिफॉर्म चुनाव होता था, लोकसभा और विधानसभा की। धीरे 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 बहुमत के अभाव के कारण, मिली-जुली सरकारों के कारण, दल बदल के कारण इसमें डिसरप्शन आई। अभी एक समय आया है देश की, लोग कहते थे कि 1 नेशन 1 टैक्स हो ही नहीं सकता है, 1 नेशन 1 आइडेंटिटी नंबर नहीं हो सकता, आधार हो गया है, जीएसटी लग गई है। ये सारे को दिखते हुए धीरे धीरे सारा व्यवस्था में, कुछ लोग कहते थे भाई बजट मार्च में ही होनी चाहिए, मार्च
फरवरी के अंत में होती थी, जी। अभी फरवरी के प्रारंभ में हो गई है। व्यवस्था बनाने से ही बदलता है, बदलती हुई व्यवस्था को सिर्फ स्वीकार करने से उसको दृष्टि नहीं कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए सोचते हैं, हमारी सरकार की स्वभाव में देश पहला है। तो वन नेशन वन इलेक्शन हो या फिर और बड़े मुद्दे, यानी संविधान में बदलाव से जुड़े बड़े मुद्दे, उसके लिए 400 से ज्यादा सीटों की जरूरत है, ये आप मानते हैं? विषय नई सोचने का है, हाँ। लोगों को ध्यान में रख के सोचने का है, समाज की निचले तबके को पहले ध्यान में रख के सोचने का है। नहीं, ऑपोजिशन ये कहता है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि भाई ये अगर दोबारा अब आ गए सत्ता में तो संविधान बदल देंगे। देखिए, उन्होंने संविधान रखा था क्या? 74 में उन्होंने संविधान को पहली बार गला घोट दिया था। हाँ। जिन्होंने खुद ही संविधान को एलानिया गला घोटा था, इनकी कोई नैतिकता नहीं है कुछ कहने के लिए। बाकी खड़गे साहब ये भी तो कहते हैं अब की बार 400 पार, ये नारा तो उन्होंने ही शुरू किया है। हाँ। उनकी बात को बहुत क्या कहेंगे, हम बड़े नेता है। अच्छा, भारत के शिक्षा मंत्री हैं आप, तो इंडिया के फ्यूचर के लिए नए भारत की गारंटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए देश के नौनिहालों को, छात्रों को, स्टूडेंट्स को क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, 3.5 दशक के बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने रखा। 2-3 छोटे छोटे फीचर्स में कहूंगा कम समय में शिक्षा नीति के बारे में। जी। शिक्षा नीति एक दार्शनिक तथ्य है, एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है। भारत को 21वीं सदी में एक वैश्विक जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार करने में, अपने नई पीढ़ी की कंधे पे उसको भरोसा के साथ रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कल्पना की गई है। जी। भारतीय भाषा, स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था गहरा रूटेड हो, जड़ से जुड़ा हुआ हो और फ्यूचरिस्टिक को, भविष्य को पकड़ने के लिए शिक्षा काम पे आए, ज्ञान भी मिले, दक्षता भी मिले। प्रधानमंत्री इसीलिए कहते हैं डिग्री महत्वपूर्ण है लेकिन कॉम्पिटेंसी उससे महत्वपूर्ण है। जी, इसीलिए क्या ओपन बुक सिस्टम जो है वो लागू करने के लिए नेक्स्ट वार्षिक परीक्षाएं जो होंगी, जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, उसमें आप लोग सोच रहे हैं क्या? ये एक सीबीएसई की छोटी सी रिफॉर्म को शिक्षा नीति की व्यापकता के साथ मत जोड़िए। अच्छा। शिक्षा नीति अगर व्यापकता के साथ मैं कहूं, पहले हमारी 5 विषयों पे स्कूलों में पढ़ाई होती थी। जी। लैंग्वेज पे पढ़ाई होती थी, मैथमेटिक्स पढ़ाई होती थी, साइंस पढ़ाई होती थी, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाई होती थी, सोशल साइंस पढ़ाई होती थी। ये 5 ही कंपलसरी विषय होते थे 6वीं से 12वीं तक। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसमें हमने 3 और विषय को जोड़ा, जिसमें व्यक्ति की और लड़के की क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और व्यक्तित्व विकास और बढ़ेगी। आर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स। ये 3 विषय, 5 और ये 3, ये तीनों मिलकर 8 विषय की अभी कंपलसरी पढ़ाई होगी। छात्र अपना रुचि में पढ़ेगा। स्पोर्ट्स यानी एक ही प्रकार की स्पोर्ट्स नहीं होगा, जिस स्पोर्ट्स में उसकी रुचि है, खेलने कूदने में, उसको ही पढ़ाई की हिस्सा उसको मनाया जाएगा, उसको सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसकी क्रेडिट रेटिंग में उसकी क्रेडिट पॉइंट वो अर्न करेगा। स्किलिंग स्कूल से शुरू होगा तो बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी। सिर्फ वो नौकरी लेने के लिए चक्कर में नहीं रहेगा, देने की परंपरा पे जाएगा। और सभी व्यक्ति में कुछ ना कुछ इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है। इसीलिए ओपन बुक एग्जाम के बारे में सोचा। ना ओपन बुक, फिर आप कंफ्यूजन हो रहे हो। हाँ। ओपन बुक सीबीएसई के द्वारा भारत में 60 से ज्यादा बोर्ड हैं। सीबीएसई भारत की राष्ट्रीय स्तर की बोर्ड है। उन्होंने एक छोटी सी पहल किया है। अच्छा। मूल विषय भारत की शिक्षा देने की प्रणाली में मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा, ये एक रिफॉर्म है। जी। स्किलिंग करवाया जाएगा पढ़ाई के साथ साथ, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। स्पोर्ट्स को पढ़ाई का हिस्सा माना जाएगा। अभी क्या धारणा था, कुछ नहीं होता तो खेल कूद करता है, ऐसा नहीं है। खेलने को भी पढ़ाई का हिस्सा मान के उसको डिग्री दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस प्रकार की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हो रही है।
तो इंडिया के फ्यूचर के लिए ये नए भारत की गारंटी होगी, जिसका आपने जिक्र किया धर्मेंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियां हमें देने के लिए, और सरकार की नीतियों के बारे में भी जो आपने आगे का एक प्लान आज दिया है, बताया है। मुझे लगता है कि बहुत लोग देश में आपको इस वक्त सुन रहे होंगे और उनको ये जानकारी होगी कि आगे इसे लेकर सरकार की सोच क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया धर्मेंद्र जी, शुक्रिया समीर। और मैं अनुरोध करूंगा धर्मेंद्र जी, आप कृपया मंच पर रहें, और मैं अनुरोध करूंगा कि पूनावाला फिनकॉर्प के एमडी अभय भुज्जा और TV9 डिजिटल HSM के ग्रुप एडिटर पानिनी आनंद मंच पर आएं और धर्मेंद्र प्रधान जी को शॉल देकर सम्मानित करें।